दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल डॉक्टर कृष्णकांत क्लासेस में। और मैं उपस्थित हूँ एक बार फिर आपका अपना डॉक्टर कृष्णकांत एक नए उपविषय के साथ। लिंग विद्यालय और समाज जो हमारा एक पेपर है बीएड सेकेंड ईयर का, उसी का एक टॉपिक है जेंडर जस्टिस, लैंगिक न्याय। उसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो प्रारंभ करते हैं। इस वीडियो के लिए, इस उपविषय के लिए जो मैंने ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं वो इस प्रकार है। अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे तो आप में ये कुछ क्षमताएं, कुछ योग्यताएं जो है वो विकसित हो जाएंगी इस उपविषय को लेकर। पहला है डिफाइन जेंडर जस्टिस। आप लैंगिक न्याय जो है इसको परिभाषित कर सकेंगे। चूज, क्लासिफाई एस्पेक्ट्स ऑफ जेंडर इनजस्टिस। आप जो लैंगिक अन्याय है उसके कौन कौन से पहलू होते हैं, कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं, उनको आप चुनाव कर पाएंगे कि ये वाली चीज अगर होती है तो जेंडर इनजस्टिस है, ऐसा हो रहा है तो लैंगिक अन्याय हो रहा है। लिस्ट आउट कॉजेज ऑफ जेंडर इनजस्टिस। लैंगिक अन्याय के कारण कौन कौन से हैं उनकी आप सूची तैयार कर पाएंगे, क्योंकि इस विषय में हम उन पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। टेल फॉर्म्स ऑफ जेंडर इनजस्टिस। लैंगिक अन्याय के प्रकार कौन कौन से हैं, रूप कौन कौन से, किस तरीके से वो हमें दिखता है समाज में, हमारे हाउस होल्ड में, हमारे इर्द गिर्द के लोगों के अंदर, ये हम इसमें समझ पाएंगे। जस्टिफाई वेज टू प्रमोट जेंडर जस्टिस इन डेली लाइफ। इस उपविषय को ध्यान से सुनने और देखने के बाद आप ये भी बता पाएंगे कि दैनिक जीवन में हम लैंगिक न्याय को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, कैसे विकसित कर सकते हैं। कुछ कारण पढ़ेंगे, कुछ सूचक पढ़ेंगे। अगर वैसा हम कार्य करते जाएं तो हम पाएंगे कि हमारे इर्द गिर्द जो लैंगिक न्याय है वो उसकी बढ़ोतरी हो रही। और अंतिम होगा इंस्पेक्ट लीगल लॉज फॉर जेंडर जस्टिस इन इंडिया। भारत में लैंगिक न्याय को लेकर कानूनी नियम कौन कौन से हैं जो इसको सिक्योर करने के लिए बाध्य करते हैं। तो प्रारंभ करते हैं जेंडर जस्टिस की परिभाषा से, अर्थ से। पहले एक पंक्ति इसमें मैंने डाली है। मैं जब ये लेसन तैयार कर रहा था, इसकी पीपीटी और ये कंटेंट में देख रहा था, तो मैंने देखा यूनिसेफ के रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उसमें ये दिया गया था। तो मैंने इसको सबसे पहले कोट करना चाहा। वर्ल्ड वाइड नियरली 1 of 4 girls between the ages of 15 and 19 are neither employed nor in education or training compared to 1 in 10 boys। यूनिसेफ, यूनिसेफ का एक रिपोर्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक शाखा है, एक अंग है। उन्होंने बताया है कि दुनिया भर में 15 से 19 साल की उम्र के बीच एक आयु का एक दायरा लिया है, 15 से 19 साल। 4 में से 1 लड़की न तो रोजगार में है, न ही शिक्षा, न ही प्रशिक्षण में। और लड़कों में ये संख्या कितनी है? 10 में से 1। बहुत बड़ा अंतर है लड़के और लड़कियों के अंदर। अब बात करते हैं जेंडर जस्टिस क्या है, अर्थ क्या है इसका। Gender justice entails ending the inequalities between women and men that are produced and reproduced in the family, the community, the market and the state। क्या खत्म करना है हमने? एंडिंग क्या कर देना है? इनइक्वलिटीज, असमानताओं को खत्म कर देना है। किनके बीच? महिला और पुरुष के बीच। पैदा कौन करता है, किस वजह से होती हैं? परिवार, समुदाय, बाजार और राज्य, इनके द्वारा उत्पन्न होती है और बार बार उत्पन्न होती है, नए नए तरीके आते हैं। इट आल्सो रिक्वायर्स दैट मेन स्ट्रीमिंग इंस्टीट्यूशंस, मुख्य धारा के जो संस्थान है, फ्रॉम जस्टिस टू इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग, आर अकाउंटेबल फॉर टेकलिंग द इनजस्टिस एंड डिस्क्रिमिनेशन दैट कीप टू मैनी वुमेन पुअर एंड एक्सक्लूडेड। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि मुख्य धारा की संस्थाएं न्याय से लेकर आर्थिक नीति निर्माण तक। प्रारंभ कहाँ से होता है बच्चे के जीवन का? पहली संस्था परिवार, वहां से प्रारंभ करें, फिर समाज, फिर विद्यालय, फिर राज्य। और राज्य के अंदर जो नीति निर्माण की जो बातें आती है, वो सब जो चीजें हैं वो जवाबदेह होनी चाहिए न्याय के लिए, अन्याय को समाप्त करने। और अगर वो अन्याय रहा तो उस वजह से क्या होता है? बहुत सारी महिलाएं गरीब और बहिष्कृत रहती। आगे फिर है, gender justice can be conceived of in terms of entitlement and choice, absence of discrimination, positive rights।
Here it is defined as the ending of inequalities between women and men that result in women's subordination to men. Gender justice as a process differs from women empowerment by explicitly including accountability. लैंगिक न्याय की कल्पना अधिकारों और पसंद, कुछ शब्द आ रहे हैं इसमें, ध्यान से सुनना है आपने। लैंगिक न्याय की कल्पना अगर हम उसको सोचते हैं तो क्या क्या चीजें आनी चाहिए? अधिकार, राइट्स, पसंद, चॉइस, भेदभाव की अनुपस्थिति, डिस्क्रिमिनेशन होना ही नहीं चाहिए, या सकारात्मक अधिकारों के संदर्भ में की जा सकती है। राइट्स तो मिले परंतु पॉजिटिविटी के रूप, करने के लिए भी कुछ होना चाहिए। यहां इसे महिलाओं और पुरुषों के बीच असमानता को समाप्त करने के रूप में परिभाषित किया गया है। असमानता को समाप्त करने के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप महिलाएं पुरुषों के अधीन हो जाती हैं। असमानता की वजह से पितृसत्तात्मक समाज में जो पुरुष हैं वो लीड करते हैं, महिलाएं उनको फॉलो करती हैं, वो आगे चलते हैं, महिलाएं उनका अनुकरण करती हैं। एक और पंक्ति है जो इसको और थोड़ा क्लियर करेगी। एंडिंग ऑफ इनइक्वलिटीज, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मेन एंड वुमेन एंड द सबऑर्डिनेशन ऑफ वुमेन टू मेन। असमानताओं को समाप्त करना, जैसे पुरुषों और महिलाओं के बीच भेदभाव और महिलाओं की पुरुषों पर अधीनता को समाप्त करना, ये जो चीजें हैं, अगर ये पहलू आ जाते हैं तो हम उसको जेंडर जस्टिस की संज्ञा दे सकते हैं, उसको जेंडर जस्टिस कहा जा सकता है, उसको जेंडर जस्टिस के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। और ये परिदृश्य विशेष तौर पर अगर मैं कहूं भारतीय समाज में बहुत पिछड़ा हुआ है, ऐसा है नहीं। आगे बढ़ते हैं। कॉजेज ऑफ जेंडर इनजस्टिस इन इंडिया। भारत में ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से लैंगिक अन्याय जो है वो समाज में देखने को मिलता है? पहला, अनइवन एक्सेस टू एजुकेशन, शिक्षा तक सबकी पहुंच नहीं है। बहुत बड़ा आंकड़ा है, खास करके लड़कियों के बारे में अगर आप देखें तो 10th, +2 और ग्रेजुएशन आते आते तो बहुत बड़ी संख्या में, आधे से ज्यादा लड़कियां शिक्षा से दूर हो जाती, वंचित रह जाती। और उसके अंदर भी शिक्षा की जब मैं बात करूं तो गुणवत्तापरक शिक्षा की अगर बात कही जाए उसकी बात अलग है। अगला है लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट इक्वलिटी, रोजगार देने की बात कही जाती है परंतु उसमें भी समानता नहीं है। अलग अलग तरह के, चाहे वो सरकारी रोजगार है, चाहे वो निजी स्थानों पर रोजगार है, चाहे वो स्किल्ड और अनस्किल्ड का किसी भी तरह का रोजगार है, उसमें विभेद देखने को आपको मिलता है। अगला है जॉब सेग्रीगेशन, हमने नौकरियों में भी विभेद कर दिया है, अलगाव कर दिया है, उसमें विसमावेशन हमने कर दिया है। वो किस तरह का है? ये नौकरियां लड़कियां कर सकती हैं, ये नौकरियां विशेष तौर पर लड़कों के लिए। ये वाला भी एक बहुत बड़ा कारण है। लैक ऑफ लीगल प्रोटेक्शंस, जो न्यायिक सुरक्षा है उसका बहुत ही अभाव है। बलात्कार, छेड़छाड़, जिसको आप घरेलू हिंसा कहते हैं, या और तरह की जो हिंसाएं हैं, उनके ऊपर किसी भी तरह का लीगल एक्शंस नहीं होते। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। लैक ऑफ बॉडीली ऑटोनॉमी, इसमें मैं एक बहुत बड़ी बात बताऊंगा आपको, वो ये है, बच्चा पैदा करना है, महिला के शरीर से, महिला के खून से, महिला के गर्भ में बच्चे ने पलना है, परंतु उसके पास ये अधिकार नहीं है कितने बच्चे पैदा करने हैं, कौन से लिंग के बच्चे पैदा करने हैं, कौन से लिंग का बच्चा नहीं पैदा करना है, कब बच्चा पैदा करना है। ये सारी की सारी जो व्यवस्थाएं हैं, बॉडीली ऑटोनॉमी जो है, उसके ऊपर भी उसका अधिकार नहीं। कौन करता है? पति, सास, समाज या परिवार वाले। अगला है पुअर मेडिकल केयर, जो चिकित्सकीय सुविधाएं हैं वो बहुत ही कमजोर है। नेक्स्ट है लैक ऑफ रिलीजियस फ्रीडम, धर्म ने बहुत बड़े, जो मैं क्या कहूं, इस स्थिति को पेचीदा बना दिया है भारत के अंदर। जितने धार्मिक अनुष्ठान है उसमें महिला का होना अनिवार्य है, परंतु धर्म जो है वो महिला को पिछड़ने का मजबूर भी करता है। हम ऐसे लोग हैं जो धर्म को मानते हैं परंतु धर्म की नहीं मानते हैं, ऐसे लोग हम हैं। और ये रिलीजियस फ्रीडम ना होना भी एक बहुत बड़ा कारण है महिलाओं के अंदर इनजस्टिस होने को लेकर। लैक ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, महिलाओं का जो राजनीतिक
रिप्रेजेंटेशन है, प्रतिभागिता है, वो बहुत ही कम है, वो भी एक बड़ा कारण। अगला है रेसिज्म, जिसको हम क्या कहते हैं कि जातिवाद जैसा जो मामला है, वो भी एक प्रजाति जिसको हम कहते हैं। रेसिज्म बहुत ही बिटरनेस है, पुरुषवाद जो है वो बहुत ही ज्यादा हावी है एक अच्छे अलग तरह के दृष्टिकोण के साथ, जिसको कट्टरता की मैं पराकाष्ठा कहूं तो वो देखने को मिलती है रेसिज्म के अंदर। अगला है सोसाइटल माइंडसेट, समाज की जो मनोस्थिति है वो भी इसके अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। समाज चाहता ही नहीं कि महिलाएं आगे आए, उनको समान अधिकार मिले। अब बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ जेंडर इनजस्टिस इन इंडिया, किस किस रूप में हमें ये नजर आता है। पहला है वायलेंस अगेंस्ट विमेन, विमेन आर मिसट्रीटेड। मैंने पहले भी कहा कि महिला और लड़कियों को हम वस्तु के रूप में यूज करते हैं, वस्तु के रूप में मानते हैं। मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी पत्नी महिला है, और किसी की बहन और किसी की माँ और किसी की पत्नी महिला नहीं, वो एक वस्तु है। ये सोच बदलनी पड़ेगी, और ये बहुत दिखाई देता है। तभी बलात्कार, छेड़छाड़, जला देना, मार देना, उठा लेना, किडनैप कर लेना, बेच देना, कितनी तरह की घटनाएं हम देखें। अगला है इकोनॉमिक एंड लीगल डिस्क्रिमिनेशन, आर्थिक और जो न्यायिक जो विभेद है वो देखने को मिलता है। एक ही तरह का काम करने पर पुरुष और महिलाओं के जो अनस्किल्ड जॉब है उनके अंदर ज्यादातर आप देखेंगे कि उनको वेतन कम मिलता है, वो कानूनी सहायता नहीं ले सकती, लेती हैं तो उनको उतना त्वरित तरीके से उसका जो प्रत्युत्तर है वो नहीं मिलता है। अगला है डोमेस्टिक एक्सप्लॉयटेशन, सबसे बड़ा कारण है जेंडर इनजस्टिस का, घरेलू हिंसा। और सबसे ज्यादा सहती हैं मध्यम दर्जे की जो महिलाएं, जो निम्न दर्जे के हैं, गरीब लोग हैं, वो महिला ज्यादा इज्जत बेचने के चक्कर में नहीं पड़ती। जब घर पे कोई एक्सप्लॉयटेशन होता है, कोई मारता है, कोई कुछ कहता है, तो वो सड़क पे आकर जोर जोर से बोलने लगे। उच्च दर्जे की जो होती है वो सहन ही नहीं करती, जिसमें बहुत कम परसेंटेज है, 1, 2, 3, 4, 5%। बीच वाली जो बड़ी जमात है महिलाओं की, वो लंगड़ा के चले, मारा गया, फिर ये कहा जाता है सीढ़ियों से गिर गई थी, कहीं चोट लगी है, फिर ये कहा जाता है कि ऐसा हो गया था, तो वो वाली चीज आती है। अगला है द जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर इन इक्वलिटी इन एम्प्लॉयमेंट एंड अर्निंग। डिवीजन ऑफ लेबर, कार्य का जो बंटवारा है वो भी ठीक तरीके से नहीं है। इसका सीधा सीधा जो प्रभाव पड़ता है वो अर्निंग पर और रोजगार पर पड़ता है। जेंडर्ड सोशलाइजेशन, जब घर में हम पहली बार सोशलाइजेशन सिखाते हैं, वो बहुत गलत है। बेटियों को काम करना सिखाया जाएगा, बेटों को अलग तरीके से ट्रीट करना सिखाया जाएगा, और यहाँ से अगर बदलाव हो जाए तो बहुत हद तक ये जो व्यवस्था है वो ठीक हो सकती है। अगला है विमेन वर्क्स लॉन्गर देन मैन, महिलाएं जो है वो पुरुषों से ज्यादा काम करती। मेरे घर में मेरी माँ, मेरी पत्नी सबसे पहले उठेंगी, घर का दरवाजा खोलना और सारे काम से लेकर सबसे अंत में जो सोते हैं वो महिलाएं होती। और उनको उस काम के बदले में कुछ बहुत ज्यादा मिलता नहीं। अगला है ऑनरशिप इनइक्वालिटी, जो मालिकाना हक है, बेटे को सब कुछ मिलता है, बेटी की शादी के अंदर कुछ 2, 3, 4% जो है वो लगाया जाता है, उसके बाद बेटी जो है वो पराई हो जाती है। ये भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, फॉर्म है। जेंडर इनइक्वालिटी इन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उनको बोलने का, अपने आप को एक्सप्रेस करने का, अपनी बात कहने का अधिकार तक नहीं। प्रीनेंटल सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन, किस लिंग को जन्म देना है, लड़की है तो अबॉर्शन करवा लीजिए, लड़का है तो चलेगा। विमेन आर पावरलेस, महिलाओं के पास शक्ति भी नहीं है। ये कुछ तरीके हैं जिनके द्वारा हम देखते हैं कि भारतीय समाज के अंदर इनजस्टिस जो है वो होता है। लैपटॉप की पावर जो है वो केबल कनेक्ट करने में थोड़ा समय लगा, आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ा था अभी फॉर्म्स ऑफ जेंडर इनजस्टिस इन इंडिया। आगे बढ़ते हैं, वेज ऑफ जेंडर जस्टिस इन डेली लाइफ। हम रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर जेंडर जस्टिस को कैसे लेकर आ सकते हैं, उस चीज को हम पढ़ेंगे अभी, कौन कौन से वो तरीके हैं। पहला है, अगर ये कुछ काम बताए गए हैं, कुछ तरीके बताए गए, अगर ये हम अपना लें, जब बच्चा जो चाइल्ड रियरिंग हो रही है घर में, समाज में इसको दिखा दें, तो काफी हद तक हम हमारे समाज में लैंगिक न्याय को पैदा कर सकते हैं। पहला है शेयर हाउस होल्ड चोर्स एंड चाइल्ड केयर इक्वली, घर के जो काम है, रोज के, रोजमर्रा के दैनिक क्रियाकलाप, उसको शेयर किया जाना चाहिए मेल और फीमेल के अंदर।
चाइल्ड केयर जो है वो भी इक्वली होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि चाइल्ड रियरिंग की सारी जिम्मेदारी महिलाओं को देनी चाहिए, गलत है। दूसरा, वॉच फॉर साइंस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। आप कब ऊंची आवाज में बोल रहे हैं, कब आपने महिला को घूरा घर पर, बहन को, माँ को, पत्नी को, बच्ची को। तो जो भी डोमेस्टिक वायलेंस के साइंस हैं, पीक हैं, उनको ध्यान में रखें। और जितना ज्यादा वो ध्यान में रहेंगे उतना ज्यादा हम अंदर से अलर्ट होते जाएंगे और शायद हम उनका उपयोग ना कर पाए। अभी हमें पता ही नहीं कि हम कब डोमेस्टिक वायलेंस कर देते हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक। नेक्स्ट है सपोर्ट मदर्स एंड पेरेंट्स। माताओं की और जो अभिभावक हैं, हमारे माता पिता हैं, उनकी सपोर्ट करनी चाहिए, उससे बहुत फर्क पड़ता है। अगला है रिजेक्ट चौविनिस्ट एंड रेसिस्ट एटीट्यूड। जो छद्म राष्ट्रवाद है और एक प्रजाति विशेष के प्रति जो विवृत्ति है, उसको रिजेक्ट किया जाना चाहिए। क्योंकि ये जो सोच होती है, जिसको मैं कट्टरता कहता हूँ, अगर सामान्य शब्दों में कहूँ, उसको रिजेक्ट किया जाना चाहिए। हेल्प विमेन गेन पावर। महिलाओं को शक्ति अर्जित करने में, पावर अर्जित करने में, पावर मजबूत नहीं बनाना है। ये ऐसा है जैसा गांधी जी ने कहा था कि चरखा काटिए और आप स्वतंत्र हो जाए। चरखा काटने से कैसे स्वतंत्र हो जाएंगे? सीधी सी बात थी, अगर आप सूत खुद काट रहे हैं तो आपके अंदर एक विल पावर आ गई कि आप अंग्रेज प्रशासन की जो बात उसको चैलेंज कर रहे थे। वही वाला काम हमने महिलाओं में करना है, उनके आत्मसम्मान की वृद्धि करनी, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाना है। वो पावर में अपने आप आ जाएगी, उसमें सहायता करनी, भाई के रूप में, पति के रूप में, पुत्र के रूप में, समाज के एक आम नागरिक के रूप में, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। अध्यापक होते हुए, सहकर्मी होते हुए, बड़े होते हुए, छोटे होते हुए, कुछ भी। तो हमें महिलाओं की सहायता करनी है कि वो पावर को गेन कर पाए। अगला है लिसन एंड रिफ्लेक्ट। सुने और फिर रिफ्लेक्ट कर, प्रत्युत्तर दे। कुछ भी जो ऐसा हो रहा है, ठीक है तो पॉजिटिव कमेंट्स होने चाहिए, ठीक नहीं है तो नेगेटिव कमेंट्स होने चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हायर डाइवर्सिटी, जो विभिन्नता है, उसको अपनाने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं महसूस होनी चाहिए। सहजता से हम चीजों को अपनाएं, ऐसा अनिवार्य है। पे एंड डिमांड द सेम सैलरी फॉर इक्वल वर्क। अगर आप नियोक्ता हैं, आप नौकरी दे रहे हो, तो बराबर काम के लिए दोनों लिंग को बराबर वेतन दो। और अगर आप कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हो तो डिमांड करें कि मेरी सैलरी भी उतनी होनी चाहिए जितनी उस पुरुष मेरे साथी की। सेक्सुअल हरासमेंट एंड रेसिज्म, जीरो टॉलरेंस। जो यौन शोषण है या प्रजाति विशेष को लेकर जो बात कही जाती है, उसके ऊपर बिल्कुल भी टॉलरेंस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी वो सहनीय नहीं होना चाहिए, असहनीय होना चाहिए, उसी टाइम रोक दिया जाए, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं, ये नहीं एक्सेप्टेबल। प्रोवाइड और रिक्वेस्ट एंटी बायस ट्रेनिंग। जो बायस क्या है? विभेद, भेदभाव। एंटी बायस ट्रेनिंग जो है, उसका प्रशिक्षण जो है वो दिया जाना चाहिए या उसके लिए रिक्वेस्ट की जानी चाहिए कि हमें चाहिए। अब हम बात करते हैं कि भारतीय समाज में ऐसे कौन से कानूनी तरीके हैं जिनसे जेंडर जस्टिस को बढ़ावा मिल रहा है या जिसके लिए बनाए गए। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं पहले। जेंडर इक्वलिटी इज एंश्रीन्ड इन द प्रियम्बल फंडामेंटल ड्यूटीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का जो प्रियम्बल है, वहां से लेकर हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं और नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं, वो सभी जो है वो जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करने की बात करते हैं। इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड मैनी अरेंजमेंट टू प्रोटेक्ट वुमेन्स राइट। भारतीय संविधान में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए बहुत सारे कानून की दिए गए, बहुत सारे इंतजाम किए गए। वो कौन कौन से हैं? पहला है आर्टिकल 14, ensures equality between men and women through equal rights and opportunities in the political, economic and social spheres. अनुच्छेद 14 क्या कहता है? समानता, पुरुषों और महिलाओं में बराबर अधिकार देना, बराबर अवसर देना। किस किस क्षेत्र में? राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र। कोई भी भेद नहीं होना चाहिए, मिलता नहीं है, अब भी बहुत विभेद है, परंतु संविधान कहता है, लिखा हुआ है, इसलिए इसको हम यहाँ पर कोट कर रहे हैं। ये जो मैं पीछे पॉजिटिव राइट्स की बात कर रहा था, वो वाली चीज अब आ रही। उसके बाद है आर्टिकल 15, फॉरबिड्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ सेक्स, एथनिसिटी, कलर, कास्ट एटसेट्रा एंड अगेंस्ट एनी पर्सन। किसी भी व्यक्ति के साथ लिंग, उसकी
जन्म स्थान, उसके रंग, उसकी जाति, उसकी प्रजाति, उसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, ये अनुच्छेद 15 कहता है। अगर कोई ऐसा करता है तो वो गैर कानूनी है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। उसके बाद आर्टिकल 60 इज कंसर्न विद इक्वल अपॉर्चुनिटीज, समान अवसर देने की बात कहता है अनुच्छेद 16 सबको। आर्टिकल 39 includes the governance principles to be implemented by the state in order to ensure economic justice। अनुच्छेद 39 जो हमारे गवर्नेंस के, प्रशासन के जो सिद्धांत हैं, उसके अंदर इकोनॉमिक जस्टिस, आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करने की बात कहता है कि राज्य जब भी कोई नीति बनाए तो उसमें ऐसा होना चाहिए कि सभी लिंग के लिए समान आर्थिक न्याय जो है वो मिल सके। इक्वल वेजेस, इक्वल वर्क आवर्स, इक्वल वर्क कंडीशंस, इस तरह की जो बात है वो ये कहता है। अगला है आर्टिकल 42 अलाउज द स्टेट टू मेक प्रोविजन फॉर इक्वल एंड ह्यूमेन HUMANE ह्यूमेन वर्किंग एंड मैटरनिटी रिलीफ कंडीशंस। अनुच्छेद 42 जो है वो राज्य को ये इजाजत देता है कि वो उस ऐसी अवस्था के लिए प्रयास करें जिसमें मानवीय कार्य करने की स्थितियां पैदा हो, और मैटरनिटी रिलीफ जो मातृत्व रिलीफ की जो बात आती है, जिसमें हम उनको कुछ ऐसी सहायता देते हैं, उनको वो अलाउ करे, उनकी वो व्यवस्था करे। आर्टिकल 51 imposes on every person a constitutional obligation to renounce activities derogating from the dignity of women। आर्टिकल 51 जो है वो ऐसा निर्देशित करता है कि कोई भी व्यक्ति समाज का, इस देश का ऐसी कोई गतिविधि ना करे जिससे महिलाओं की जो आत्मसम्मान है, उनकी जो डिग्निटी है, उनका जो मान है, वो कहीं ना कहीं धूमिल पड़े, कमजोर हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। आर्टिकल 51 कहता है। आर्टिकल 325 गारंटीज वीमेन्स पॉलिटिकल इक्वलिटी। 325 जो अनुच्छेद है संविधान का, वो महिलाओं को और राजनीतिक समानता देने की बात कहता है। ये कुछ हमारे संविधान के अंदर अनुच्छेद हैं जो लैंगिक न्याय के लिए जो सरकारें हैं राज्य को दिशा निर्देश देते हैं। कुछ लीगल प्रोविजंस भी हैं, कुछ कानून भी बनाए गए हैं। जैसा पहला है द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956। महिलाओं की खरीद बेच बहुत होती थी, अब भी होती है। आप देख सकते हैं कि भारतीय समाज के अंदर एक नियम, मतलब मैं क्या कहूँ, एक धारणा सी है, लड़की की शादी मस्ट है, जिनकी नहीं होती है फिर वो खरीद कर महिलाएं। इमोरल ट्रैफिकिंग अब भी होती है, और रूप बदल दिया गया है, तरीका बदल दिया गया है। शादी का नाम दे दिया गया, कहीं से बिहार से, पश्चिम बंगाल से कोई लड़की लाएंगे, उसके साथ शादी करवाई जाएगी। तो इसके लिए एक कानून बना 1956 के अंदर, वो पहला ऐसा नियम है। उसके बाद है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। 1961 में मातृत्व जो लाभ का जो कानून है वो है। छुट्टी मिलनी चाहिए, किस कंडीशन में काम करेगी, प्रेगनेंसी के दौरान किस तरह से काम होगा, बच्चे के जन्म के बाद क्या होगा, सैलरी दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी, इस तरह के बहुत सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है। अगला है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। 1961 में ये कानून बन गया था, और 2021 में शादियों का सीजन था, पीछे आपने देखा होगा, खूब जो धन है, खूब जो दौलत है, उसका दिखावा किया गया है। खूब बड़ी संख्या के अंदर जो दहेज है वो दिया और लिया गया है। बस एक ये एक्ट बन के रह गया। इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है, प्रतिनिधित्व है, वो गलत तरीके से ना हो, डिसेंट तरीके से होना चाहिए, सभ्य तरीके से होना, असभ्य तरीके से नहीं। जैसे अश्लीलता वाली जो बात आती है, उस चीजों को ये जो एक्ट है 1986 का वो रोकता है। कमीशन ऑफ सती एक्ट 1987, सती प्रथा थी, उसके ऊपर रोक लगा दी गई कानून बनाकर 1987 के अंदर। अंग्रेजों ने किया था, उसका विरोध हुआ, और इसको भारतीय स्वतंत्र भारत के अंदर इसको एक कानून बना दिया गया कि सती प्रथा जो है वो अब नहीं होगी। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 आर ओनली ए फ्यू वुमेन्स रेलिवेंट स्टैट्यूट्स एंड रूल्स। घरेलू हिंसा का एक कानून बनाया गया 2005 में, जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया कि महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाया जा सके। तो ये कुछ कानून हैं जो
लैंगिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए भारत में बनाए गए हैं। अब बात करते हैं हम कंक्लूजन सार। कंप्लीट जेंडर जस्टिस इज कॉम्प्लेक्स टू अचीव टिपिकली इन कंट्री लाइक इंडिया। विभिन्नताओं का देश है भारत। इसमें ये कहता है कि कंप्लीट जेंडर जस्टिस जो है वो लाना बहुत मुश्किल है। डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर्स, बहुत तरह की संस्कृतियां हैं, सब कल्चर्स, उसके अंदर भी कुछ और हमने एक कल्चर के अंदर कुछ और छोटे छोटे कल्चर पैदा करते हैं। वास्ट एंड देयर इज ए लॉट ऑफ रिजिडिटी इन ट्रेडिशंस एंड बिलीव्स। हमारे परंपराओं और विश्वासों में बहुत अधिक संकीर्णता है, कठोरता है। लैक ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का अभाव है। लैक ऑफ डेवलपमेंट, विकास का अभाव है। पॉवर्टी, गरीबी है। इम्प्रॉपर एनफोर्समेंट ऑफ द लॉज, जो कानून है उनको प्रॉपरली लागू नहीं किया जाता। लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग विमेन, महिलाओं में जागरूकता का अभाव है। डीप रूटेड पैट्रियार्ची, पितृसत्ता बहुत गहरे तक बैठी हुई है, छोड़ना ही नहीं चाहता पुरुष अपना जो अधिकार भाव है। इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑफ विमेन, सबसे बड़ा कारण, महिलाएं मुंह ताकती हैं बेचारी। प्राचीन काल में जब बेटी ससुराल जाती थी, माँ उसके पॉकेट में, उसके हाथ में कुछ पैसे देती थी कि तो अपना खर्चा कैसे चलाएगी। वो अब भी बनी हुई है, कुछ टूट रही है, परंतु जब तक इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं आएगा तब तक महिलाएं स्वतंत्र नहीं हो सकती। ऑल लीड्स टू द सबवर्सिव कंडीशन ऑफ वुमेन इन आवर सोसाइटी। इन सब से हमारे जो महिलाओं की स्थिति है वो बहुत विध्वंसक हो गई, बहुत दयनीय हो गई। Gender hierarchies in Europe and USA are relatively more balanced than in India. यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में लिंग पदानुक्रम भारत की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक संतुलित है। ये था हमारा टॉपिक, जेंडर जस्टिस। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। आपके कमेंट्स और आपका जो लाइक है वो मुझे बताएंगे कि टॉपिक कैसा रहा। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग भी कोई टॉपिक जो है वो मेरे को कह सकते हैं, उसका मैं वीडियो बनाऊंगा। मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें, जुड़े रहिए। धन्यवाद। अपना डॉक्टर कृष्णकांत।